नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बीच बहस। बीच बहस में आज हम बात करने जा रहे हैं देश के गौरव की, देश के मान की, देश के सम्मान की। दरअसल देश की राजधानी में 2 दिन चली G20 समिट खत्म हो गई है। इस समिट को कुछ मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है। इंडोनेशिया के बाली में पिछले साल हुई समिट की तरह नई दिल्ली समिट पर भी रूस और यूक्रेन जंग का साया नजर आया। इसके बावजूद ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। एक डील का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है और यह डील है भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक कॉरिडोर डील। इस डील से सभी को फायदा होने वाला है। इसके अलावा लगभग 3 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मोदी की मौजूदगी में गर्मजोशी वाली मुलाकात बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसके अच्छे नतीजे जल्द सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि समिट की 4 खास बातें हैं। G20 समिट में जो कुछ हुआ सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब कुछ ऐतिहासिक है, लेकिन इसके अलावा 4 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहली है ज्वाइंट डिक्लेरेशन। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर यह बात भारत की बड़ी जीत है। हालांकि इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी सदस्य देशों की सहमति के साथ नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन जारी हुआ। यूक्रेन मुद्दे पर सहमति बनाने में भारतीय दल ने काफ़ी मेहनत की है। शुरुआत में इसमें काफ़ी दिक्कतें थीं, लेकिन मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ पर्सनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया और ये बड़ी दिक्कतें दूर हो गईं। भारत की दलील यह थी कि यूक्रेन मसले का असर दूसरे अहम मुद्दों पर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात है भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की। दुनिया के कई गरीब देशों को कर्ज जाल में फंसाने वाले चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यूरोप तक ट्रेड रूट बनाने का ख्वाब देखा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा पाकिस्तान में है। इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कहा जा रहा है। इसके अलावा अब बात करें कि इसके जवाब में भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील हुई है। इसमें भारत, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं। जल्द ही कुछ और देश भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। और G20 समिट की तीसरी बड़ी बात है बाइलेटरल्स। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सहित मोदी ने 10 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। यह G20 समिट जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मुमकिन हो सकता था, क्योंकि सबसे अलग अलग मुलाकात हो सकती थी, लेकिन सबसे एक साथ मुलाकात इसी प्लेटफॉर्म पर संभव थी। ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील और अमेरिका से कई समझौतों पर बातचीत जल्द ही नतीजे पर पहुंचेगी। अफ्रीकन यूनियन के 55 देश इसके लिए भारत को श्रेय दे रहे हैं। चीन अफ्रीकी महाद्वीप में तेजी से पैर पसार रहा है। भारत अब उससे 2 कदम आगे निकल जाएगा और फ्यूचर में ट्रेड और खास तौर पर मिनरल माइनिंग में भारतीय कंपनियों को इसका फायदा मिलने वाला है। चौथी और अहम खास बात यह रही G20 की कि अमेरिका और सऊदी अरब की दूरियां कम हुई हैं। बाइडेन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की करीब 3 साल से चली तल्खियां कम होती हुई नजर आईं। मोदी की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पहली बार हाथ मिलाए। वर्ल्ड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो चीन ने हाल ही में सऊदी ईरान डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल किए थे। इसके बाद वो मिडिल ईस्ट में बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था। बाइडेन और प्रिंस सलमान की वजह से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच आ रही दूरियों का चीन फायदा उठाना चाह रहा है। अब यह काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि G20 में 2 मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं हुई, 4 मुद्दों पर ज्यादा बात हुई है, जैसा कि हमने 4 मुद्दे आपको बताए, और 2 मुद्दे ऐसे रहे जिनको अवॉइड किया गया है, जिन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। पहला मुद्दा है रूस और यूक्रेन जंग का और दूसरा मुद्दा है चीन और विस्तारवाद का। दरअसल वेस्टर्न वर्ल्ड और वहां के मीडिया की भारत से शिकायत रही कि वो रूस के खिलाफ ना तो बयान देता है और ना ही यूएन में उसके खिलाफ वोटिंग करता है। इसके अलावा भारत ने रूस से
काफ़ी क्रूड ऑयल खरीदा और करोड़ों डॉलर बचाए। रूस को पेमेंट रुपये में किया गया। इंडियन डिप्लोमेट्स ने नई दिल्ली G20 समिट में इस मुद्दे को पब्लिकली नहीं उठने दिया और इसी वजह से किसी तरह के मतभेद नहीं उभरे। हालांकि ये ग्रैंड डील से रूस के अलग होने के बाद में फूड क्राइसिस बढ़ने का खतरा है और तब भारत को कोई स्टैंड लेटर जरूर लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चीन और विस्तारवाद, इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं हुई है और इस मुद्दे पर इंटरनेशनल फोरम्स में भारत ने हमेशा विस्तारवाद का विरोध करते हुए इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात भी कही है। इस विषय पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे कि G20 समिट में भारत की क्या उपलब्धता है और विश्व को भारत ने क्या दिया है, साथ ही चीन को जवाब देने की दिशा में क्या किया गया है। खास मेहमान हमारे साथ हैं इस चर्चा में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी। सचिन वर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। भूपेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी। भूपेंद्र जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से G20 समिट में चर्चाएं हुई हैं, 4 मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। इसके अलावा 2 मुद्दे जिन्हें छूने की कोशिश नहीं की गई, चीन और विस्तारवाद। सबसे पहले G20 को लेकर के पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि भारत की ये उपलब्धता है, ये उपलब्धि है। आप G20 समिट को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कोई भी जो मेजबान देश होता है जी, कोई पहली समिट तो भारत में हो नहीं रही है। जी, हम जो है आजादी के बाद से सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय समिट कर चुके हैं जी, और अंतर्राष्ट्रीय समिट में जो है निश्चित रूप से देश का गौरव बढ़ता है। जी, इसलिए कि हम जो है अपनी मेजबानी सिद्ध करते हैं। हाँ, और हम जो है लोगों के बीच में अपनी बात रख पाते हैं। जी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो राजनयिक संबंधों की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है, जी, उसमें आज हमारे सामने सबसे प्रमुख विषय था चीन का। हाँ, जिसे हमारी सरकार उठाने में नाकामयाब रही है, हाँ, जो उठाना चाहिए था। जी, तो इस दृष्टिकोण से भी जो है सफलता और असफलता को नापा जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि आज हमारी पार्टी ने सरकार का जो यूक्रेन की पर जो बातचीत की है, हाँ, सरकार के उस फैसले का हमारी पार्टी ने स्वागत किया है जी, कि वो सही दिशा में जो है बात हुई है। हाँ, और उस पर हमारा पार्टी का पक्ष है कि हम सरकार के जो प्रयास है उनका स्वागत करते हैं। G20 में एक बात खास रही है गुप्ता जी की, जो कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं बुलाया गया था भोज में। इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, इस पर आपका क्या वक्तव्य रहेगा? देखिए, ये तो कोई भी सरकार जब एकांगी हो जाती है, जी, सारी चीजों पर खुद नियंत्रण करना चाहती है, जी, तो वो जो है लोकतंत्र के जो दूसरी प्रभावशाली शक्तियां हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करती है। वही किया है जी, कि एक ये जो है पहली बार जीवन में जिन लोगों के सिर्फ एक ही मंत्र बचा है, तो एक तरह की ये जो है कहना चाहिए कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य सत्ता में हुई सरकार के में। जी, और उसे सबको अवसर देना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। ठीक, कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। हमने तो जो है जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों तक में अटल जी को हमारी सरकार भेजी थी, सरकार का प्रतिनिधि बनाकर। जी, तो ये जो है एक कुंठा का प्रतीक है। ठीक, और ऐसी चीजों का लोकतंत्र का उसमें विरोध होना चाहिए। जी, लेकिन अगर अधिनायकवाद की का भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, हाँ, तो अधिनायक ऐसे ही करते हैं, उसमें कोई क्या टिप्पणी की? ठीक है, बिल्कुल। वापस आऊंगा आपके पास में। सचिन वर्मा जी, जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवाद की समर्थक है तो उनका कदम सही है। आपको लगता है कि इस पर आपकी टिप्पणी बनती है? और दूसरा, चीन को लेकर कहा कि चीन के मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, चीन और विस्तारवाद, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। आपको लगता है कि देश के हित में लाजमी था ये चर्चा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को अब किसी ना किसी तरह से इस समिट को, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है, तो आज तक का जो रिकॉर्ड है कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन जो होता है, सामूहिक घोषणा पत्र, हाँ, उसके 83 पैराज हैं, हाँ, उस पे 100% कंसेंसस है। हाँ, 100% उसको सब जितने भी सदस्य देश थे, हाँ, G20 के, जी, उन सब ने उसमें सहमति दर्शाई है। हाँ, और ये दिखाई है पहली बार हुआ है, हाँ, भारत की प्रेसिडेंसी में। और ये विश्व में अभी तक का जो G20 के जितने भी अभी तक समिट हुई है, जी, उसका रिकॉर्ड है कि सहमति जो है वो पहली बार बनी है।
इस निर्णय की तो उपेंद्र जी ने तारीफ की है कि उनकी पार्टी समर्थन करती है, प्रशंसा करती है कि ये अच्छा निर्णय है डिप्लोमेसी वाला। जी, डिप्लोमेसी का किस आप दर्शा रही कौन सी? नहीं मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स समझौते वाली बात हुई है, ये जो समझौते को लेकर के, तो भूपेंद्र जी ने भी कहा कि वो इस समझौते में जो पॉइंट्स हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स वाला जो चीज़ आई थी उसमें, उसको लेकर के उन्होंने भी कहा है। और जो चीन की बात उन्होंने कही, चीन की और विस्तारवाद की बात होनी चाहिए और अधिनायकवाद की बात कही है गुप्ता जी ने। तो इस पर आपकी टिप्पणी क्या है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवाद का समर्थन करती है? भारतीय जनता पार्टी कभी अधिनायकवाद का समर्थन नहीं करती है। अगर आपने इस समिट का मोटो भी अगर देखा होगा तो वन फैमिली वन नेशन, इस तरह की जो बातें हो रही है, तो वो जो है पहली बार हो रही है। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक बनाया गया था, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है, उसके बारे में सहमति बनी है। आज 8 देशों की जो ग्रीन कॉरिडोर होगा, तो ये चाइना को एक बहुत बड़ा जवाब दिया गया, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है चाइना को, कि हम उसका जो एक CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, उसका एक काउंटर हमने दिया उनको। दूसरी बात, अगर शशि थरूर को अगर ये कांग्रेस का ही एक सदस्य मानते हो या कांग्रेस का एक नेता मानते हो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो इलेक्शन लड़ने के बाद में इन्होंने उनको तो एक तरह से हाशिए पे ला दिया, तो इस तरह हो सकता है शशि थरूर को भी इन्होंने हाशिए पे ला दिया। तो सचिन जी, ये माना जाए कि ये भारत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर एक बड़ी जीत मान सकते हैं इसे? मैं एक मिनट जवाब दे रहा हूँ आपको। जो शशि थरूर जी हैं, जो पहले मंत्री रहे हैं, इनके विदेश मंत्री स्टेट के, तो उनका ये कहना है कि ये जो G20 की शिखर सम्मेलन जो हुआ है, ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जो है वो विजय है। दूसरी बात जो है कि यूरोप, इसका जो अफ्रीकन यूनियन जो है, उसको हमने स्थायी सदस्य के रूप में जो है जोड़ा है। तो ये अधिनायकवाद जो बात कर रहे हैं, जो अफ्रीकन यूनियन जैसे साथी को हमने 55 जो सदस्यों वाला एक साथी है, उसको हमने स्थायी सदस्य के रूप में प्रपोजल खुद ही प्रपोज किया, और उसके बाद में सब सारे देशों की सहमति लेके उसको हमने जोड़ा है अपने साथ में। तो कांग्रेस जो है वो एक देश की जहाँ बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमेशा कांग्रेस अपनी नेगेटिविटी के कारण जो है वो कहीं ना कहीं देश से जुड़े हुए मुद्दे को कहीं ना कहीं देश के विरोध में यूज करने की कोशिश करती है, और इसीलिए वो सेल्फ गोल कर लेती है। अच्छा, तो ये भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ यही शब्द लेकर के कि वो सेल्फ गोल कर लिया है, और चूंकि देश की बात है तो आप देश के हित में नहीं खड़े हैं या देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश के सम्मान की जहां बात आई तो वहां कांग्रेस पीछे हो जाती है। ये इस बात का जवाब चाहूंगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी में जो है किसी तरह के अति विद्वान भरे पड़े हैं, जिनको ABC का ज्ञान नहीं है, लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं। अखबार में पढ़ ली, 4 लाइनें आ गए हैं यहाँ। इनसे पूछें कि ये कितनी समिट के बारे में जानते हैं, जो कह रहे हैं कि हमने जो है एक सामूहिक डिक्लेरेशन, ये बहुत बड़ी सफलता है। हर सम्मेलन में जो है एक कंसेंसस डिक्लेरेशन होता है, बातचीत होती है। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका, वहाँ तो नहीं हो पाया डिक्लेरेशन, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। तो ये चीजें जो है इनको कोई गिनाने की बात होती है कि उन्होंने हमारे सामने छींका नहीं, उन्होंने हमारे सामने जो है थाली रखी और खुद ही खड़े हो गए। ये उपलब्धियां हैं डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी की जब हम बात करें तो हमें डिप्लोमेसी की बात करनी चाहिए। मेरे से डिस्कस कर लीजिए अभी। अरे श्रीमान जी, आपको कुछ नहीं आता है, मैं बोल रहा हूँ, जब डिस्कस करना आ जाना मैदान में, खुलेआम आ जाना चाहिए। समझे? मैं आपको जानता हूँ डिक्लेरेशन में कितने डिक्लेरेशन, कितनी समिट के बारे में जानते हैं जो इंडिया में हुई है? डिस्कशन कर लीजिए आप जरा नाम गिनाओ कितनी समिट के बारे में जानते हैं जो इंडिया में हुई है। आप ABC जानते नहीं, बकवास की बातें करने लगते हैं। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन का मतलब समझते हो आप? जो फॉरेन पॉलिसी में उपयोग न करें आप निम्न। जी हाँ, मैं आपको सभी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि मेरे से आ जाना, तो आ जाओ, आप आ जाओ। मेरे से कहाँ करनी डिस्कशन बता दीजिए, आ जाऊंगा मैं। ये ना दिखाना, और थोड़ी डिटेल पढ़ के आइएगा। दूसरी चीज ये है कि जरा सुनिए आप, इसमें जो है सरदार पटेल जी कहाँ से आ गए? इतना ही सिखाया तुम्हें बस।
तो सरदार पटेल जी घुस गए इसमें शशि थरूर घुस गए। बात हो रही है G20 की, बात हो रही है डिप्लोमेसी की, और मैं कह रहा हूँ कि मैं साहब आपके यूक्रेन पर जो अपना पक्ष रहा है उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, और जो है आप अपनी बकवास किए जा रहे हैं, 4 सेंटेंस रट के आ गए और अपने डिबेट करने लग गए। आप जो है जरा समझदारी की बात किया कीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कौन कर रहा है, जरा समझदारी की बात किया करिए आप ये तय करने का जो जिम्मा है वो जनता को दे दीजिए। ठीक है। हाँ, जनता तो जनता तय कर रही है, जनता ने फेंकू नाम दिया है, जनता ने फेंकू नाम दिया है। जनता को ही मालूम है कि आप जो है सरकारी वकील होते हुए बीजेपी का काम कर रहे थे, ये भी जनता को पता है। देखिए ये जो है जनता सब जानती है, जनता पर ही हम छोड़ देते हैं इसको। लेकिन जो है बातचीत जो है, कोई अच्छी बात कह रहा है तो अच्छी बात को स्वीकार करो, कोई गलत बात कह रहा है तो गलत बात को नकारो। अब सरदार पटेल आ गए G20 में, इतनी आपकी समझ है। हाँ, नहीं, हम विषयांतर नहीं होंगे, हम विषय पर रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा भी कि जो बातें हैं, जहां जिस निर्णय की तारीफ करनी थी, भूपेंद्र जी ने भी कहा भी था कि इसकी हम तारीफ करते हैं और ये देश के लिए अच्छी बात है। अपनी बात रखें भूपेंद्र गुप्ता जी, और मेरा एक सवाल है कि ये जो तकरीबन 3 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मोदी की मौजूदगी में गर्मजोशी से जो मुलाकात हुई है, वो चर्चा का विषय रही है। इस पर आपका मंतव्य, आपका क्या दृष्टिकोण है? मैं अपनी बात कह चुका हूँ जी कि हम जो है यूक्रेन पर हमारा जो संवाद है सरकार का, उसका हम समर्थन करते हैं जी। हमारी पार्टी ने समर्थन किया है इसका जी। और जो चीन पर आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हाँ। जो नाम लेने से हम डर रहे हैं, उस पर चीन पर हमें अपनी बातचीत करनी चाहिए थी, हाँ। क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीतियों का शिकार सबसे पहले हम हो रहे हैं, हाँ। वो श्रीलंका में भी घेरा डाल रहा है, पाकिस्तान में भी घेरा डाल रहा है, सब जगह घेरा डाल रहा है जी। और उसका जो है जो उस पर जब हमने बात ही नहीं की है, हाँ। तो इनने उसका जवाब कहाँ से दे दिया है जी। ये जो है सरकार को इस बात पर अपना खुलासा करना चाहिए। और दूसरा, विपक्ष को इसमें, चूंकि हम एक संसदीय प्रणाली में काम करते हैं जी, तो विपक्ष को इसमें अगर वो शामिल करते, हाँ। तो एक अच्छी और परंपरा का निर्वाह होता है, जो देश में 75 साल से परंपरा चल रही है जी। और उन्होंने चूंकि हमें शामिल नहीं किया है, हाँ। तो जो भी इसकी उपलब्धियां ये जो भाई साहब के जैसे लोगों के माध्यम से गिनाई जा रही हैं जी, इनका संसद में उनको इसके ऊपर जो है अपना पटल पर रखनी चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज अगर उपलब्धियां हैं तो देश को बताई जानी चाहिए और देश के सामने होना चाहिए, संसद के पटल पर रखी जाना चाहिए। सचिन वर्मा जी, एक बात तो जरूर है कि जो कुछ हुआ G20 में, जिन 4 मुद्दों पर बड़ी चर्चा हुई है, जिन 2 मुद्दों को चर्चा से नकारा गया है, जिन पर चर्चा करने से अवॉइड किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये खास बात है कि 10 से ज़्यादा राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय जो चर्चा हुई है, ये देश के लिए कितनी मुफीद होने वाली है? देखिए, द्विपक्षीय जब चर्चाएं होती हैं तो उसमें कई जो जितने भी जो द्विपक्षीय जो संबंध होते हैं जी, उनको मजबूती प्रदान की जाती है और कई जो समस्याएं और जो कई डिस्कशंस होते हैं, हाँ। जिससे आगे की कई योजनाएं बनती हैं, हाँ। तो उस तरह डिस्कशंस हुए और एक मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हाँ। कि जो यूनियन कार्बाइड का जो एक भोपाल में गैस कांड हुआ था, हाँ। उसमें यूनियन कार्बाइड जो आजकल डाउ केमिकल्स के नाम से जानी जाती है कंपनी, हाँ, हाँ, हाँ। तो उस डाउ केमिकल्स के ऊपर कई बार समन्स जो है सर्व नहीं हो पा रहे थे, हाँ। और वो अदालतों के जो समन्स थे उसको वो रिसीव नहीं कर रहे थे, तो उसके संबंध में भी एक बात हुई है और एक प्रस्ताव जो हुआ है, हाँ। उसमें शामिल हुआ है। तो अब डाउ केमिकल्स जो है, अब आशा है कि वो अब भारतीय कानून का सम्मान करेगा और कोर्ट में वो उपस्थित होंगे, समन्स की उनको तामील हो पाएगी। एक बात जरूर आ रही है यहाँ पर कि ग्रैंड डील से रूस के अलग होने के बाद जो फूड क्राइसिस का खतरा बढ़ने की संभावना है, भारत, आपको लगता है कि देश को, हमारे देश को या देश के प्रधानमंत्री को इस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए या जरूरी हो जाएगा क्योंकि भविष्य में ये चीजें? मैं थोड़ा सा रिपीट करेंगे फिर से। ये जो ग्रैंड डील है, ग्रैंड डील से रूस अलग हो गया है और रूस के अलग हो जाने के बाद में अब फूड क्राइसिस बढ़ेगा वर्ल्ड में, भारत भी उसका हिस्सा रहेगा और भारत सप्लाई कर सकता है, भारत में क्या असर हो सकता है इन ग्रैंड डील का? देखिए, ग्रैंड डील जो हुई है जी, अब उसके जो इम्पैक्ट क्या होगा जी, उसका एनालिसिस जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे किया जाएगा, हाँ। और जहां तक ये जो घोषणा पत्र हुआ है और जिसमें अभूतपूर्व तरीके से ये हुआ है कि रशिया ने भी उसको सपोर्ट किया है, हाँ। तो ये जो डिक्लेरेशन जो आया है वो सामूहिक घोषणा पत्र जो है जी, उसके अनुसार जो है 112 कार्य जो है, मूल कार्य जो है संपादित भी हुए हैं, हाँ। ये भी एक रिकॉर्ड है।
हाँ। अभी तक 112 कार्य जो थे हाँ। वो संपादित नहीं हुए थे किसी भी G20 समिट में। जी। तो ये भी एक अचीवमेंट है भारत का कि हम इतने सारे कार्य जो है वो संपादित कर पाए हैं। जी ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि भारत ने कई देशों की आवाज बुलंद की है, कई देशों के शब्दों को भारत ने अपनी भाषा में कहा है, अपनी बात कही है, और भारत अब नेतृत्व कर रहा है। ये देखा, हालांकि जैसा आपने भी उल्लेख किया कि कई समिट इसके पहले हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय समिट हुई हैं, लेकिन आगामी भविष्य को देखते हुए, और दूसरा मेरा ये सवाल राजनीतिक है, राजनीतिक चश्मे से यदि देखा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर इस G20 समिट का भारत पर कितना असर और किन पार्टियों को फायदा, किन को नुकसान, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। ये तो जो है देखिए, इवेंटबाजी करने में सरकार लग जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसका क्या भारत पर के चुनाव पर कोई असर पड़ने की बात इसमें कहीं है ही नहीं। ठीक है। भारत के जो वास्तविक मुद्दे हैं, हाँ। वो मुद्दे तो इसमें डिस्कस होने नहीं थे, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे डिस्कस होने थे, वो हुए हैं। हाँ। वो पॉलिसी हमारी जो है 75 साल से सेट पॉलिसी है, उसमें कोई जो है कभी मोदी आ जाए, कभी कोई भी आ जाए, तो उससे कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। जैसा कि आपने भी कहा कि ये इवेंट को का प्रचार प्रसार करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नीति सरकार में जो हुआ है, तो उसकी उपलब्धियां तो गिनाई जाएंगी चुनाव में। भाई साहब, आप अखबार तो पढ़िए पिछले 20 दिन के। जी। उनको जो है हमने जो है मिलेट का खाना खिलाया, और इसके अलावा क्या प्रचार हुआ है? सरकार ने कोई मुद्दों की प्रचार किया है क्या? हमने उनको जो है धनिया की सब्जी खिलाई, हमने उनको जो है बाजरा खिलाया, हमने उनको ज्वार खिलाई। हाँ। इसके अलावा हिंदुस्तान के कोई अखबारों ने कुछ छापा है क्या? ठीक है। हम एक अंतर्राष्ट्रीय समिट कर रहे हैं। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय समिट के इश्यूज की किन्हीं अखबारों में चर्चा हुई हो तो बता दीजिए। लाल रंग का कपड़ा पहना, सफेद रंग का झंडा दिखाया, फलाना, ये खबरें छपी अखबारों में। इसका मतलब सरकार के पास अपना एजेंडा और अपनी जो बात को प्रचारित करने का उनकी मंशा ही नहीं थी। मंशा होती तो फिर ये बाजरे के व्यंजन थोड़ी प्रचारित होते। हाँ। ये तो सामान्य रूप से हर देश में जहाँ पर भी समिट होती है, मेहमान नवाजी होती है। हाँ, उस देश का जो है बेस्ट से बेस्ट खाना लोग उनको खिलाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। हाँ। ये पब्लिसिटी का विषय थोड़ी है। ये विषय जो है वो ये है कि जो जिस लक्ष्य को लेके, जिस डिप्लोमेटिक लक्ष्य को लेके G20 समिट की गई है, उनके इश्यूज क्या थे? अगर वो डिस्कस होते तो निश्चित रूप से देश की जनता पर उसका असर पड़ता है। हाँ। लेकिन वो चर्चा तो हमने की नहीं। और एक सामूहिक आज देश के 140 करोड़ लोगों का एक कॉमन कंसर्न है, एक चिंता है कि जो चीन का विस्तारवाद हमारे आसपास हाथ फैला रहा है, जो हमारी जमीनों पर वो कब्जा कर रहा है, इस बात को ऐसे फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर आवाज देनी चाहिए, ताकि हमारा पक्ष दुनिया जान सके। हाँ। हमारी जो है प्रॉब्लम दुनिया जान सके। ये चीजों में हम जो है असफल रहे हैं, ये चीज भी सामने आनी चाहिए। दूसरी चीज, सरकार, आज देश का सवाल है, अगर मेरी कोई उपलब्धि हासिल की, हमने तो समर्थन नहीं किया इसका, तो देश के संसद के पटल पर इसको रखा जाना चाहिए। चूंकि आपने विपक्ष को बुलाया नहीं, तो विपक्ष के साथ संसद में साझा कर लीजिए अपनी उपलब्धियों को। ये जो है परंपराओं का, लोकतांत्रिक परंपराओं का एक चलन है, तो चलन की पूर्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। हाँ। इसमें कोई बुराई की बात नहीं। और किसी भी दृष्टिकोण से अगर देश का नाम रोशन होता है, तो ये सबकी सामूहिक खुशी का विषय है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढमाका अलग क्या है? ये देश की बात है, स्वाभाविक बात है कि हमारे राष्ट्र की बात है, हमारे देश की बात है, और सबको इस पर गौरवान्वित होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सचिन जी, आपके पास आ रहा हूं कि जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, विस्तारवाद पर बात होनी चाहिए, चीन के विस्तारवाद पर, तो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। ये इस फोरम पर यह बात रखी जाती वैश्विक स्तर पर, तो आज जो हम जिन समस्या से भारत जूझ रहा है, वो समस्या से निजात पाई जा सकती थी। देखिए, जहाँ तक व्यंजनों की बात जो की है भूपेंद्र जी ने, तो उसका एक जवाब दे दूं मैं कि डॉटेड इंडिया की जब इनकी मीटिंग हुई थी, तो राहुल गांधी जी वहाँ पर मटन बनाना सीख रहे थे लालू जी से और मीसा जी से। और उसको उन्होंने प्रचारित किया, उस वीडियो को भी उन्होंने पूरा सर्कुलेट किया, जिसमें प्रियंका जी के लिए भी वो पैक करके लेके गए, और प्रियंका जी ने भी उस मटन को टेस्ट किया। ठीक है। तो जो जब वो राहुल जी जब मटन बनाते हैं और उसकी रेसिपी और डिस्कशन होता है डॉटेड इंडिया की मीटिंग में, तो उस समय व्यंजनों की बातें नहीं होती हैं। उस समय मटन बना रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला हो जाता है। और यहाँ पर अगर G20 के समिट है, वो तो व्यक्तिगत ही था, वो व्यक्तिगत ही था। वो तो
अगर उसका डिस्कशन होता है हाँ। तो वो जो डिस्कशन होता है तो उसके बारे में आज बात की जाती है कि भाई अगर एक इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है तो उसकी हाँ। सारी बातों के बारे में बात होगी कि भारत मंडपम में क्या फैसिलिटीज हैं, हाँ। जो कोणार्क का जो व्हील है उसके बारे में बात होगी, हाँ। नालंदा के का बैकग्राउंड है उसके बारे में बात राष्ट्रपति जी ने होगी कहा कि भाई है, बिल्कुल, हाँ। ओडिशा के सूर्य मंदिर से हम कोणार्क का जो है जो चक्र लेके आए वहां पर वो उसके बारे में बात होगी। तो सारी बातें होती हैं उसमें। हाँ। उसमें व्यंजन की बात भी होगी उसमें। लेकिन जैसे भूपेंद्र जी ने कहा कि ये बात भी होनी थी लेकिन वो नहीं हुई, चीन के विस्तारवाद की। देखिए चीन के विस्तारवाद के का मुंहतोड़ जवाब किया गया है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो एक कॉरिडोर जो कॉरिडोर किया वाला, गया है, हाँ, जो ग्रीन कॉरिडोर किया जी, गया है, जी। वही उसका आप CPEC का जो कॉरिडोर है, हाँ। जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका जो मुंहतोड़ जवाब दिया वो जो है चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिससे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जो है कंट्रोल करना चाहता है, पूरे बाजार को कंट्रोल करना चाहता है। मतलब उस पर अंकुश लगेगा इससे। उसका एक ऑल्टरनेटिव हमने दिया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है और उसको दुनिया के 20 जो है विकसित और विकासशील देशों ने मिलकर उसको सहमति दी। ठीक है, आपने सही कहा कि ये चीजें हैं और ये हालांकि व्यंजन को लेकर जो बात कही कि उनका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन यदि उसका एक जवाब दिया गया है चीन के विस्तारवाद की जो नीति है उसको लेकर के, ये कॉरिडोर की जो बात कही जा रही है इसको लेकर के जवाब दिया गया। हालांकि विषय और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, सचिन वर्मा जी, आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि यह जो समिट है इस समिट से भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने 9 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में अफ्रीकी यूनाइटेड के प्रेसिडेंट जो उस समय सेनेगल के राष्ट्रपति थे उनसे G20 मेंबरशिप दिलाने का वादा किया था और यह पूरा भी कर दिया है। टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर खुले मन से बात हुई है। चाइना को एक जवाब दिया गया है जो कॉरिडोर की, पाकिस्तान वाले कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये ग्रीन कॉरिडोर जिसमें 9 देशों को फायदा हो सकता है। और जिस मुद्दे पर बात और होनी चाहिए थी यूक्रेन जंग पर, नहीं हो पाई है क्योंकि सारे राष्ट्राध्यक्ष वहां पर एकत्रित थे। अब देखना है इसके बाद में, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, भाजपा कांग्रेस नहीं, ये देश की बात है, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की उपलब्धियां हैं, कॉरिडोर की बात कही जा रही है या उस डील की बात कही जा रही है, तो भारत को इससे कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर फायदा जरूर मिलेगा। इस पर यदि सियासी चश्मे से देखा जा रहा है तो उसके किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, यह तो वक्त ही बतलाएगा। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।